नमस्कार दोस्तों, पूरी देश दुनिया इस समय परेशान है एक बड़ी खबर से। और आज 11 लाख करोड़ रुपए भारतीय शेयर बाजार से निकले हैं। वो क्या न्यूज़ है और क्यों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इस विषय पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि फॉरेक्स बचाने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी की अपील है, क्या वो भारत की वृद्धि को धीमा कर सकती है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट निगेटिव डाल सकती है। और जो उन्होंने अपील की कि भारतीय जो है वो सोना ना खरीदें, तेल खाद्य तेलों की खपत कम करें, विदेशी मुद्रा को बचाएं, लेकिन क्या डोमेस्टिक कंजप्शन कम कर देना भारत को एक बड़े खतरे की तरफ लेकर जा रहा है। आपके भी उनमें भी बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, तमाम तरह के विश्लेषण हो रहे होंगे, और मैं आज आपका गाइड उजांग आपसे इसी विषय पर बात करने जा रहा हूं कि ये विश्लेषण क्या है और किस तरीके से ये एक बहुत बड़ी जो है वो हमें एक डायमेंशन दे सकता है। तो चलिए हम बात करें कि जो नीतियां उन्होंने बताई कि सोना खरीदना बंद कर दें, पहला कि भाई इससे भारतीयों का जो बहुत अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है वो विदेशों में चला जाता है। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम की घर से काम करें। आज उन्होंने अपील करके बोला है कि भाई जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस माध्यम वो करें। इस तरह से खाद्य तेल का उपयोग घटाएं कि खाद्य तेलों में जो पहले गलतियां हुई, वहाँ से हम पाम ऑयल मंगाते हैं, रिफाइंड ऑयल में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम तेल की खपत को 10% 20% तक वो कम करें। उन्होंने कहा कि ये अपने देह की भी सेवा होगी और देश की भी सेवा होगी। साथ ही साथ प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाने की बात की है। केमिकल फर्टिलाइजर के यूज़ को कम करने के लिए उन्होंने बोला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र में जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात रही। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो कोशिश करिए जब आप मार्केट जाइए तो लोकल, जो वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करने की, स्थानीय उत्पादों को खरीदने की, उनको जानने का जो है प्रयास करिए कि किस तरीके से वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जब आप आयातित सामान, विदेशों में बना हुआ सामान, उसको छोड़कर अगर आप भारतीय सामान की डिमांड करेंगे तो जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगी। भारत आज बहुत सी चीज़ें बनाने लगा है। मेक इन इंडिया में एक बहुत बड़ा हमें ट्रांसफॉर्म चाहिए, ताकि भारत के अंदर उत्पादन करने वाले लोगों को जोश मिले, जज्बा मिले, और उनको लगे कि उनके सामान की जो मांग की जा रही है। और जो उन्होंने कहा कि इकॉनमी में जब राष्ट्रभक्ति मिल जाती है तो इस तरह के चेंजेस हमने दुनिया में देखे हैं। दुनिया के कई देशों ने इसको करके दिखाया। तो खैर, ये रहा पहला आयाम जो आप अक्सर जानते हैं, इसको समझते हैं। तो अब हम समझते हैं कि फॉरेक्स महत्वपूर्ण क्यों है। राइट, फॉरेक्स महत्वपूर्ण क्यों है, कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो अगर हम बात करें तो जो मोदी जी की अपील आई है वो ईरान युद्ध को लेकर आई है कि वहाँ पे उर्वरक महंगे हो गए हैं, एलपीजी महंगा होता चला जा रहा है, और भारत को जो आयात बिल है वो बढ़ता चला जा रहा है। भारत को 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का अभी तक शॉक लग चुका है। और जो हम इंपोर्ट करते हैं किसी चीज़ में, तो उसमें हम क्या करते हैं, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तब जाकर वो व्यापार होता है। तो जो आरबीआई के पास फॉरेक्स है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, उस भंडार में लगातार कमी आ जाती है। और जब आयात से निर्यात बहुत अधिक हो जाता है तो भारत पर्याप्त वापसी के बिना डॉलर खर्च करता है। तो अब यहाँ पर ये समझने की बात है, अगर इंपोर्ट ज़्यादा हम करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो भारत के पास जो रिजर्व है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यहाँ तक तो बहुत बेसिक बात है, लेकिन अब समझते हैं कि ये जो अपील है वो क्या काम करने की वाली बात करनी है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम ऐसा काम करते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार घटता है और रुपया कमज़ोर होता चला जाता है। जैसे जैसे डॉलर इस देश से निकलता है, रुपए की मांग घटती है और डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर में अवमूल्यन होता है। अब डॉलर किसका है? डॉलर तो यूएस का है, डोनाल्ड ट्रंप का उसमें आधिपत्य है। तो कहीं पर भी किसी भी अगर चीज़ से अमेरिका को अगर आपको चोट पहुंचाना है तो आप उसको डायरेक्टली वॉर में चोट नहीं पहुंचा सकते, वो आपको हर तरीके से चोट पहुंचा सकता है। लेकिन अब ये समय आ गया है कि हम अब डॉलर को कमज़ोर करें, भारतीय रुपए को मजबूत करें, भारत के अंदर हम मजबूती लेकर आए। ये लगातार हमें प्रयास करने की आवश्यकता पड़ने जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या चीज़ होने जा रही है और किस तरीके से भारत में फॉरेक्स का आना और जाना बना रहेगा। तो स्क्रीन पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ट्रेड चैनल है, जो एक्सपोर्ट इनफ्लो है और जो इनफ्लो है एफडीआई और एफपीआई भारत में आ रहा है। तो अभी जैसे हमने बताया कि भारत में, दुनिया भर में बहुत से भारतवंशी रह रहे थे, खासतौर पे खाड़ी देशों में बहुत बड़ी संख्या में 90 लाख से ज़्यादा इंडियंस वहाँ रह रहे थे, जो कमा कर पैसा रेमिटेंस के रूप में भारत में भेजते थे, जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को, फॉरेक्स को बढ़ाता था। लेकिन अभी कुछ दिनों से आपने देखा कि वहाँ से लोगों को निष्कासित करना पड़ा, निकाला जा रहा है, वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ रहा है, और वहाँ पर बहुत सी दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं। तो इनफ्लो और आउटफ्लो को थोड़ा हम समझते हैं कि किस प्रकार से इस माध्यम से हम देखते हैं कि भारत से चीज़ें निकल कर, जो पैसा है वो निकल कर दुनिया में जा रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम, किस माध्यम से हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, किस माध्यम से अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि 1991 में हमारे पास इस तरह का एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था और भारत ने उस क्राइसिस से निपटने के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया। अब जरा हम उसी चीज़ को समझते हैं कि चालू खाते का घाटा यानी कि जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो क्या होता है। तो भारत लगातार सेवाओं और वस्तुओं का आयात निर्यात से जब अधिक करता है, यानी कि अगर हम बात करें इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो घाटे की भरपाई हो जाती है, और घाटे की भरपाई करने के लिए हमें अपना जो इम्पोर्टेंट एसेट है वो निकालना पड़ता है। अच्छा, इससे दुनिया भर में भारत का नाम भी थोड़ा सा खराब होता है, भारत की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। यहाँ तक तो जनरल बात रही। अब हम उस बात आते हैं जहाँ से हमने बात शुरू की। तो सवाल है कि केवल खपत में कटौती से विकास टिकाऊ नहीं रहेगा, कि हम अगर कंजप्शन कम कर दें, तेल कम यूज़ करें, उर्वरक कम यूज़ करें। तो अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि हमने ये कम तो कर दिया, लेकिन जब देश के लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं और सप्लाई रातों रात नहीं बढ़ाई जा सकती, तो इसका मतलब है इकॉनमी जो है वो बहुत गंभीर स्लो डाउन में एंटर करने जा रही है। तो आने वाले समय में भारत को जो अगर टिकाऊ रास्ता चाहिए, तो वैसे गलतियां हमसे बहुत हुई आज़ादी के बाद। हमने मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना चाहिए था, ताकत भी थी हमारे पास, हम नहीं बन पाए। तो भारत को उत्पादन भी बढ़ाना है और उत्पादकता भी बढ़ानी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भारत का उत्पादन तो बढ़ सकता है, उत्पादकता मतलब आप कितनी कम यूनिट में आप कितना ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। विदेशी मुद्रा का प्रवाह भी बनाए रखना, लेकिन इस सब चीज़ों के लिए भारत के लोगों को बलिदान ना करना पड़े, भारत के लोगों के सामने क्राइसिस ना है। इस तरह का एक मॉडल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये रहा एनालिसिस कि अगर हम लंबे समय तक इस चीज़ को रोक के रखते हैं, तो इससे भारत के अंदर जो घरेलू उद्योग उसमें बहुत प्रभावित, बहुत लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। मात्र एक दिन में सराफा मार्केट जो शेयर बाजार है वो धड़ाम हो गया, तबाह हो गया। तो आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं कि जो ये आह्वान है वो हमें किस रूप में आगे लेके चलना चाहिए। राष्ट्र के लिए नागरिकों को तैयार रहना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ सभी को। कुछ लोग वीआईपी हैं, कुछ लोग अपने आप को राजा बाबू मानते हैं, वो त्याग नहीं करेंगे। वो सरकारी पैसे पे चलेंगे, सरकारी बंगले में रहेंगे, सरकारी गाड़ियों से चलेंगे, उनका कारवा कम नहीं होगा, लेकिन आम जनता सेक्रीफाइस करे। तो जब राष्ट्र आह्वान करता है तो वहाँ वीआईपी कल्चर खत्म हो जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या जो आपकी राय है वो मुझे ज़रूर बताएं और मुझे फॉलो करें। और मुझे व्हाट्सअप पे 8285894079, टेलीग्राम पे मुझे आप लिंक कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर आगे अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। विश्लेषण अच्छा लगा हो तो मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।